Here we have a problem which is related to payroll worksheet and journal entries. हम लोग इसमें एक पेरोल वर्कशीट बनाएंगे और फिर उनकी बेसिस के ऊपर जर्नल एंट्रीज करेंगे. Here is employees एलन है, डिवाइन है, फिरोली है, ओक्लॉक, ओरेली, ये तमाम जो है एम्प्लॉइज हैं और ये उनकी क्लासिफिकेशन है कि ये कौन कौन किस किस ओहदे के ऊपर है और क्या उसकी कैटेगरी है. वो वेदर वो एडमिन एम्प्लॉय है, वेदर वो सेल्स एम्प्लॉय है, वेदर वो डायरेक्ट जो है वो लेबर है, वेदर वो इनडायरेक्ट लेबर में काम करता है. तो ये तमाम उसकी क्लासिफिकेशन है. ये हमें डेफिनेटली जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस होगी उसमें काम देगी. सैलरी और अ वेज पर 40 वीक आर, 40 वीक आर के जो उनके सैलरीज या वेजेस बनते हैं वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. इसकी 40 वीक आर के हिसाब से जो उसकी वेज बनते हैं 40 आवर्स के एक वीक में, तो वीकली वेजेस उसके दिए हुए हैं और आवर्स वर्कड उन्होंने बताए हुए हैं कि कितने घंटे उन्होंने काम किया है. और इनकम टैक्स विद हेल्ड जो है वो कितना कितना हुआ है, दैट इज गिवन टू अस. ये हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये हमें गिवन है. और ग्रॉस अर्निंग्स थ्रू 39th वीक तक उनकी कितनी ग्रॉस अर्निंग्स हैं. मीन ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये 40th वीक की है. ये 39 वीक तक उनके कितने पैसे उन्होंने अर्न कर लिए हुए थे, ये उसके हवाले से हमें ये है. ये हमें हमारी जो एक टैक्स होता है FICA टैक्स या फिर जो एम्प्लॉयर के टैक्सेस होते हैं उनके हवाले से हमें ये जो है वो कैलकुलेट करने में मदद देगा कि ये किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे. ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. ओके. फिर इसके बाद उन्होंने हमें ये कहा है कि कंप्लीट वर्कशीट विद द फॉलोइंग कॉलम हेडिंग्स. एम्प्लॉय नंबर 1 एम्प्लॉय है. पहले कॉलम क्या बनाना है, एम्प्लॉय का. तो हम लोगों ने डिफरेंट कॉलम्स में एक वर्कशीट बनानी है, तो उस वर्कशीट में पहला कॉलम हम बनाएंगे एम्प्लॉय का. फिर उसके बाद 3 कॉलम्स फॉर अर्निंग फॉर अ वीक. अर्निंग्स फॉर अ वीक के 3 कॉलम बनेंगे. दैट इज द रेगुलर पे, दैट नंबर 2 इज ओवर टाइम प्रीमियम पे एंड नंबर 3 इज टोटल अर्निंग फॉर द वीक. तो ये 3 कॉलम जो है वो अर्निंग के हेडिंग के अंदर बनेंगे, या इस तरह से कह लें कि एक एम्प्लॉय का कॉलम है और मजीद 3 कॉलम्स बनेंगे हमारे पास रेगुलर पे के, ओवर टाइम प्रीमियम के और टोटल अर्निंग्स के. और ओवर टाइम प्रीमियम उन्होंने कैसे कहा है कैलकुलेट होगा, द कंपनी पेज टाइम एंड अ हाफ फॉर ओवर टाइम. जो ओवर टाइम जो होता है, जो वो रेगुलर टाइम से ज्यादा काम करते हैं, उनको टाइम एंड अ हाफ मीन 1.5 गुना अदा किया जाता है, 1.5 टाइम्स उनको अदा किया जाता है. तो इस लिहाज से हमारे पास जो है वो ओवर टाइम की कैलकुलेशन के लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. फिर उसके बाद टोटल अर्निंग्स थ्रू 14th वीक का एक कॉलम बनेगा. जो 40th वीक में उनकी अर्निंग बनेगी वो कितनी होगी ये हम लोग देखेंगे. और FICA टैक्सेबल अर्निंग कितनी बनेगी ये बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए हमें ये 40th वीक तक जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी. और फिर FICA टैक्स कितना बनेगा, फिर इनकम टैक्स विद हेल्ड का कॉलम बनेगा और फिर नेट अर्निंग्स का कॉलम बनेगा. तो ये तमाम कॉलम्स के साथ हमें एक शीट जो है वो बनाना है. ये मैंने तमाम कॉलम्स के साथ जो है वो शीट आपके सामने जो है वो मैं शो करने जा रहा हूं. सो हेयर इज द शीट. फर्स्ट ऑफ ऑल इज एम्प्लॉय कॉलम. सबसे पहले हमने उनकी रेगुलर अर्निंग्स जो हैं जो उन्होंने 40th वीक में अर्न की हैं वो हम लोगों ने लिखनी है. तो दैट इज गिवन टू अस इन आवर क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन में ये गिवन दी गई हैं रेगुलर अर्निंग्स. तो जो रेगुलर अर्निंग्स हैं वो हैं बेसिकली पहले एम्प्लॉय ने कमाई हैं 2489. तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कॉलम में कि किस तरीके से कहाँ से ये वाली फिगर्स आ रही हैं. तो ये देखिए ये 2489. तो ये मैं यहाँ पे ये वाले कॉलम पूरे का पूरा जो है वो उस जगह पे कॉपी कर दूंगा. तो मैं यहाँ से वो वाला कॉलम जो है वो उधर ट्रांसफर करने जा रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2489. फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी 2238. फिर उसके बाद है हमारे पास 700, 500, 400.
700, 500, 400, फिर उसके बाद हमारे पास है जी 400, 380, 300, 300, 400, 380, 300 and 300. So these were the earnings, regular earnings. अब यहाँ पे हमें रेगुलर अर्निंग्स कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अगर हमें टाइम दिया हुआ होता, रेगुलर आवर्स दिए हुए होते, या जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दिए हुए होते, तो फिर हम लोग उनको पीस रेट के साथ मल्टीप्लाई करके या नंबर ऑफ आवर्स को आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करके उनकी रेगुलर अर्निंग्स निकाल सकते थे। लेकिन चूंकि हमें उसने ये डायरेक्टली दे दी हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ी। लेकिन अगर हमें ये कैलकुलेट करना पड़े, तो हम लोग रेगुलर आवर्स मल्टीप्लाई बाय आर्ली रेट को करेंगे, तो आपको इसकी रेगुलर अर्निंग्स आ जाएंगी। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था एक, उसमें हम लोगों ने रेगुलर अर्निंग्स को कैलकुलेट करना भी सीखा था, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती हैं। या मॉडिफाइड वेज प्लान के जरिए से जब हम लोग रेगुलर अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो वो ये बेसिकली कॉलम हमें कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें चूंकि गिवन दे दिया है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओवर टाइम प्रीमियम की। तो ओवर टाइम प्रीमियम हमें मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर टाइम प्रीमियम हमें हमारी जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उसमें हमें गिवन नहीं है। हाँ, लेकिन हमें उन्होंने ये बता दिया हुआ है कि उन्होंने जो उनका रेगुलर वीक है दैट इज 40 आवर्स, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, वर्क जो किया है, वो कितने आवर्स किया है, ये हमें मालूम है। तो हमें हर एक के आवर्स की जो है वो इंफॉर्मेशन गिवन है। तो वो मैं आप लोगों को 1 मिनट शो कर रहा हूं, आप देखिएगा कि वो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ आवर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो दीज आर द नंबर ऑफ आवर्स जो कि उन्होंने काम किए हैं। पहले मजदूर ने 40 आवर्स काम किया है, फिर इनके 40 आवर्स हैं, फिर इन्हों के 40 आवर्स हैं, और ओ क्लॉक ने 48 आवर्स काम किया है। इट मींस इनका रेगुलर आवर्स थे 40, इसने 48 आवर्स काम किया है, तो 8 आवर्स इसने बेसिकली क्या किया है, ओवर टाइम लगाया है। तो हम यहाँ पे अपने पास जो शीट है ओवर टाइम प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ। पहले वाले का ओवर टाइम, चूंकि इसने 40 आवर्स ही इसका वीक था और इसने 40 आवर्स ही काम किया, इसलिए इसका जो है वो 0 बना। फिर इसका भी जो है वो, इसने भी 40 आवर्स काम किया, इसका भी 0 है। इसने भी 40 आवर्स काम किया, इसके भी 0 है। और इसके बाद ओ क्लॉक है, तो ओ क्लॉक ने 40 आवर्स काम करना था, लेकिन इसने 48 आवर्स काम किया, तो 8 आवर्स इसका जो है वो ओवर टाइम बन गया। फिर उसके बाद है जी ओरेले। ओरेले ने 40 आवर्स काम करना था, लेकिन इसने काम किया है 46 आवर्स, तो 6 आवर्स इसका ओवर टाइम है। फिर है जी पॉल का, और पॉल ने काम करना था 40 आवर्स, लेकिन इसने काम किया है 44 आवर्स, तो 4 आवर्स इसका ओवर टाइम है। फिर उसके बाद सोर्डिक है। सोर्डिक ने 40 आवर्स काम करना था, लेकिन इसने काम किया है 42 आवर्स, तो 2 आवर्स इसका भी ओवर टाइम है। ट्रेबी ने भी 2 आवर्स 42 आवर्स काम किया है, तो इसका भी 2 आवर्स ओवर टाइम है। और वेब ने भी 42 आवर्स काम किया है, और इसका भी 2 आवर्स हमारे पास ओवर टाइम आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये ओवर टाइम उनका लिख लिया है कि कितने कितने घंटे उन्होंने ज्यादा काम किया है। अब इनका ओवर टाइम प्रीमियम क्या बनेगा? ओवर टाइम प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो ओवर टाइम होगा उसको हम लोगों ने 1.5 टाइम्स जो है वो पे करना है। तो अभी उन्होंने जो 40 आवर्स में कमाए हैं वो ये कमाए हैं, 40 आवर्स के अंदर उनकी जो अर्निंग्स बन रही है वो ये बन रही है। अब ये देखें, यहाँ पे उसकी 40 आवर्स की अर्निंग बनती है 500 रुपीज, तो उसके 1 आवर की निकल आएगी। तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम इंसर्ट कर लेता हूं, यहाँ पे आर्ली रेट। आर्ली रेट क्या बनता है? अब आर्ली रेट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू ये जो 500 है डिवाइडेड बाय, मैं इसको 40 पे कर दूंगा, तो ये मेरे पास आर्ली रेट बन जाएगा। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है ये मैं आपको समझा देता हूं, कि इस बंदे ने 40 आवर्स में 500 रुपए कमाए हैं, और अगर 1 घंटे में वो कितने कमाएगा, तो वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि 500 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे इसको,
तो ये हम लोगों के पास उसका आर्ली रेट आ जाएगा, बिकॉज दीज आर द अर्निंग ऑफ 40 आवर्स। ये 40 आवर्स के लिए अर्निंग है, और जब हम लोग इसको आर्ली रेट निकालेंगे तो हम इस अर्निंग को 40 के ऊपर डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास आर्ली रेट आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग 400 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका रेट आ जाएगा। जब हम लोग 400 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रेट आ जाएगा। जब हम लोग 380 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रेट आ जाएगा। और जब हम लोग 300 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास इसका रेट आ जाएगा। और फिर हम लोग जब इसको जो है वो 300 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रेट आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये आर्ली रेट आ जाएगा। अब ओवर टाइम कितना लगा है, ओवर टाइम प्रीमियम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई करके। अब चूंकि इनका भी आर्ली वैसे तो रेट निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग इज इक्वल टू यही वाला फॉर्मूला इधर भी कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका ये रेट निकलता है और इस तरीके से इनके ये रेट्स निकलते हैं। तो इस लिहाज से हमने कहा कि ये सब के आर्ली रेट निकलते हैं, जो कि हम लोगों ने इनके नंबर ऑफ टोटल अर्निंग्स को 40 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आर्ली रेट आ गया। अब हम प्रीमियम की बात कर लेते हैं। तो प्रीमियम ओवर टाइम प्रीमियम बनेगा इसके ओवर टाइम आवर्स मल्टीप्लाई बाय, इसको जब हम लोग आर्ली रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 मीन 1.5 गुना, तो 1.5 गुना उसका जो है वो ओवर टाइम बन रहा है। तो बेसिकली क्या है कि ओवर टाइम जितने भी आवर्स उसने काम किया उसका जो रेगुलर रेट था उसको हम लोगों ने 1.5 गुना कर दिया, मीन 1.5 टाइम्स कर दिया, तो ये उसके पास ओवर टाइम आ जाएगा। जस्ट लाइक दैट इसका भी ओवर टाइम 0 बनेगा, इसका भी ओवर टाइम 0 बनेगा, क्योंकि इन्होंने ओवर टाइम 0 आवर्स लगाए हैं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, इसका ओवर टाइम बनेगा 150। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, 8 मल्टीप्लाई बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, मीने हमने आर्ली रेट को 1.5 गुना बढ़ा देना है, तो वी मीन 1.5 करेंगे तो ये उसका ओवर टाइम प्रीमियम बनेगा। फिर उसके बाद हम लोग इसका भी ओवर टाइम निकालेंगे तो 90 बन जाएगा, फिर इसका ओवर टाइम निकालेंगे तो 60 बन जाएगा, फिर इसका ओवर टाइम निकालेंगे तो 28.5 बन जाएगा। ये 2 आवर्स हैं, 9.5 पर आवर उसका रेट है, और मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 28.5। फिर इसका हम लोगों ने जब निकाला तो 22.5 आ गया, और फिर जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये भी 22.5 आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो इसका ओवर टाइम बनेगा, जिसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अब इसकी आ गई टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग्स हम कैलकुलेट करेंगे उसकी रेगुलर अर्निंग्स प्लस ओवर टाइम। ये उनकी रेगुलर अर्निंग्स हैं। इस रेगुलर अर्निंग्स को और इनके ओवर टाइम प्रीमियम को जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, इनको हम लोग जब ऐड करेंगे तो इनकी टोटल अर्निंग्स बन जाएगी। तो मैं इसको टोटल अर्निंग्स को कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू दिस प्लस इसमें ये वाली कॉलम कर दूंगा, तो ये मेरे पास जो है वो इसकी टोटल अर्निंग बन जाएगी। और इस लिहाज से इनकी वही रहेगी जो उनकी है, क्योंकि इनके ओवर टाइम 0 हैं। और इसकी जो रेगुलर अर्निंग बनेगी वो ये हो जाएगी 500 इसने रेगुलरली काम किया है, और 150 इसका ओवर टाइम बना, तो इसकी टोटल अर्निंग 650 बन गई। और इसी लिहाज से मैं इन सब की भी कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये मेरे पास इसकी बनेगी 400 प्लस 90 490, 400 प्लस 60 460, 380 प्लस 28.5 408.5, 300 प्लस 22.5 322.5, और ये भी 322.5 बन जाएगी। और यहाँ पे जो हमारे पास टोटल अर्निंग टिल 40th वीक कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, तो इसमें मैं एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूं। तो यहां पे मैं लिखता हूं टोटल अर्निंग टिल टिल 39th वीक जो हमें गिवन है, 39th वीक तक जो हमें अर्निंग्स गिवन थी वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो यहाँ पे इनकी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो इनकी 39th वीक तक जो थी वो पहले वाले की थी 1,09,560। तो ये मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पे 1,09,000 ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया।
तो ये मेरे पास 1,09,560 इसकी आ गई। फिर उसके बाद दूसरे की है 99,500, तो यहाँ पे 99,500 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर तीसरे की है 27,300, 27,300, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मी इन माय क्वेश्चन। फिर 19,820, 19,820, फिर उसके बाद है जी 17,200, 17,200, फिर उसके बाद हमारे पास है 16,600, 16,600 ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद है जिसका 15,200, 15,200 आ गया। फिर उसके बाद है हमारे पास 7,800, 7,800 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और आखिरी वाले का है जी 6,600, 6,600। तो मीन 39th वीक तक उन्होंने जितनी भी अर्निंग्स कर ली हुई थी वो ये बनती थी। अब 40th वीक तक उनकी कितनी अर्निंग्स बनेगी, तो मैं ये जो इनकी टोटल अर्निंग थी 40th वीक में और फिर जो इनकी पिछले 39 वीक तक अर्निंग बनती थी, इन दोनों को टोटल कर लूंगा तो मेरे पास 40th वीक तक की जो है वो अर्निंग आ जाएगी। मीन इस वीक में उन्होंने इतना कमाया है और पिछले 39 वीक्स तक उनकी जो कमाई बनती थी वो ये बनती थी। तो टोटल मिलके 40 वीक की जो उनकी अर्निंग्स बनती है वो यहाँ पे लिख लूंगा मैं। दिस इज इक्वल टू, प्लस करूंगा इस ये वाली अमाउंट, तो ये मेरे पास जो है वो टोटल अर्निंग बन जाएगी। और इसी फॉर्मूला को मैं सब जगह पे कॉपी कर लूंगा तो ये उनकी अर्निंग्स बनेगी जो है वो 40th वीक तक। मीन इसके ऊपर उनका टैक्स कैलकुलेट होगा। इस लिहाज से हम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका टैक्स जो है वो कितना बनता है, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन करने के बाद। ये 1,12,049 जो है वो पहले वाले की बनती है, 1,01,738 जो है वो दूसरे वाले की बनती है। और इस लिहाज से हम लोग उसकी जो है वो टैक्सेबल अर्निंग्स निकालेंगे। और वो टैक्सेबल अर्निंग्स जो है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आप लोगों को जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप ये देखें जी कि नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास FICA टैक्सेबल अर्निंग। अब FICA टैक्स जो है वो हमें बताया गया है कि वो जो 1 लाख तक की अमाउंट के ऊपर 8% टैक्स होगा, 100,000 तक 8% टैक्स होगा। अब यहां पे जरा गौर करें कि 39th वीक तक की जो एम्प्लॉइज की अर्निंग बन रही थी वो बन रही थी, ये वाला कॉलम जो मैंने ब्लू में किया है। अब आप जरा गौर करें कि यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 लाख से एक्सीड कर गया हुआ है। तो जब ये 1 लाख से एक्सीड कर गया है तो मीन अब इसके ऊपर जो है वो फर्स्ट 1 लाख तक टैक्स लगेगा, उसके बाद टैक्स नहीं लगेगा। तो इसलिए जब ये 1 लाख से एक्सीड कर गई अमाउंट, तो इसलिए इसकी टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 0 बनेगी। ओके, अब इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी अर्निंग जो है वो ऑलरेडी 39th वीक तक 99,500 थी। अब इसकी टैक्सेबल अमाउंट जो है वो सिर्फ 1 लाख तक जितनी अमाउंट बनने में आएगी सिर्फ वही लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख में से अगर हम लोग इसकी अमाउंट को देखें तो वो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आएगी। तो 1 लाख में से जो अमाउंट है वो कितनी अभी कम है 1 लाख होने में, वो है सिर्फ 500। 99,500 उसकी एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स हैं और 1 लाख बनने में सिर्फ 500 लगेगा। तो चूंकि 1 लाख तक टैक्स लगेगा, इसके बाद के इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फिर इसको सिर्फ 500 की अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। यहां पे जो होगी हमारे पास, चूंकि ये अभी बहुत कम है 1 लाख से, तो इसलिए ये इसकी टोटल इनकम ये 700 के ऊपर ही उसका टैक्स जो है वो लगेगा। फिर उसके बाद इसकी अमाउंट भी 1 लाख होने में बहुत अभी गुंजाइश है, तो इसलिए हम लोग इसकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो भी 650 बनेगी। मीन जो इस महीने में उसने कमाया है वो सारे का सारा जो है उसके ऊपर टैक्सेबल बन जाएगा। इसकी भी इनकम 490 टैक्सेबल होगी, इसकी भी इनकम 460 टैक्सेबल होगी, इसकी इनकम 408, ये मैं इक्वल टू करके
ये वाला कॉलम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ। तो ये तमाम इनकम जो है वो इनकी टैक्सेबल होगी। मैं इसको रिपीट किए देता हूँ। बेसिकली FICA टैक्स जो टैक्सेबल इनकम है वो 1 लाख से कम की इनकम के ऊपर जो एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स हैं वो टैक्सेबल होंगी। लेकिन अगर 1 लाख तक पहुंच जाएगी तो फिर टैक्सेबल नहीं होगी। ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है हमारी बुक के अंदर, हमारे क्वेश्चंस के अंदर। तो 1 लाख तक की अमाउंट के ऊपर तो टैक्स लगेगा, लेकिन 1 लाख के बाद वाली अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये आप देखें, गौर करें कि 39th वीक तक इस एम्प्लॉय की तनख्वाह जो है वो ओवरऑल 1,09,560 पहुंच गई थी और 40th वीक में जाके 1,12,000 पहुंच गई थी। तो चूंकि ये ऑलरेडी 1 लाख से एक्सीड कर गया था, तो इस वजह से इसके ये जो 2,489 की अमाउंट है, ये सारी की सारी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स में चली जाएगी और मीन किसी भी अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब यहां पे आ जाते हैं, तो ये 99,500 की अमाउंट थी इसकी, और इसकी जो है वो अर्निंग्स हुई है इस दफा 2,238। और अगर हम लोग 1 लाख जब ये अर्निंग इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये अर्निंग 1,01,738 बन जाएगी। मीन कि उसकी जो अर्निंग्स है वो 1 लाख से एक्सीड कर गई है। तो 1 लाख से जो ऊपर वाली अमाउंट है उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा, मीन 1,738 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 1 लाख तक की जो अमाउंट बनेगी उस पर टैक्स लगेगा। तो मीन इसमें 1 लाख बनने में जितनी अमाउंट हमने इंक्लूड की है वो है सिर्फ 500, तो 500 के ऊपर टैक्स लगेगा। इस एम्प्लॉय की चूंकि 1 लाख बनने में बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो इसलिए जितना भी इसने इस वीक में कमाया है उसके ऊपर इसका टैक्स चार्ज होगा। मीन 700 इसकी अर्निंग है तो 700 के ऊपर ही टैक्स होगा, क्योंकि इसकी ऊपर टोटल अर्निंग अभी जो है वो 28,000 बनी है। मीन अभी इसकी टोटल अर्निंग जो है वो 100,000 के पास या उसके एक्सीड नहीं की है। यहाँ पे उसकी अर्निंग थी 99,500। 2238 अगर इसमें इंक्लूड करते हैं तो ये 1 लाख से एक्सीड कर जाती है। तो जो एक्सीड करेगी वो जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बाकी जो अमाउंट होगी 1 लाख बनने में वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो 1 लाख में तक पहुंचने में जो 2,238 है उसमें से सिर्फ 500 ऐसी अमाउंट है जो कि 1 लाख के अंदर शामिल होती है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ 500 के ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे। और इसी लिहाज से जो निचले वाले एम्प्लॉयज हैं इनकी सारों की तनख्वाह जो है वो 1 लाख से कम बन रही है। तो इसलिए हम लोग इन सब के ऊपर जो भी उन्होंने इस वीक में अर्निंग की है उनके ऊपर FICA टैक्स जो है वो अप्लाई करेंगे। तो FICA टैक्स जो है वो हमारे पास 8% होता है। तो ये हमें हमारी क्वेश्चंस में गिवन इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हम लोग FICA टैक्स मालूम करेंगे। FICA टैक्स जो है वो इनका कितना आएगा, तो इज इक्वल टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 8% कर देंगे तो हमारे पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी। क्योंकि इसकी टैक्सेबल इनकम 0 है इसलिए हम लोग इसकी 0 ही टैक्स बनेगा। इसकी टैक्सेबल अमाउंट 500 है तो इसका टैक्स 40 बनेगा। और इसी लिहाज से इसकी टैक्सेबल इनकम 700 है तो 700 का 8% लिया तो 56 आ गया, 650 का 8% लिया तो 52 आ गया। जब हम लोगों ने ये कर लिया फिर उसके बाद इनकम टैक्स हमें ऑलरेडी गिवन है। ये हमारे पास जो है वो इनकम टैक्स की फिगर गिवन है। ये हमें कैलकुलेट भी करना पड़ सकती हैं। वो ये कह सकते हैं कि उनकी जो भी अर्निंग्स होगी, टोटल अर्निंग्स विद रेगुलर अर्निंग्स एंड ओवर टाइम प्रीमियम, उसका कुछ सर्टन परसेंटेज जो होगा वो उसका इनकम टैक्स बनेगा। तो उसको साथ मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें उसने ऑलरेडी कैलकुलेटेड फिगर दे दी हुई है। जैसे उसने अर्निंग्स, रेगुलर अर्निंग्स की भी कैलकुलेटेड फिगर दी हुई थी, इसी तरीके से उसने यहाँ पे भी रेगुलर फिगर जो है वो टैक्स की भी दे दी हुई है, इसलिए हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हमने 2 टैक्स उसके कैलकुलेट कर लिए, एक FICA टैक्स 8% और एक इनकम टैक्स। अब उसकी टोटल डिडक्शंस जो बनती हैं वो इन दोनों का टोटल हो जाएगा, दिस प्लस दिस करेंगे तो इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो ये उसके पास टोटल टैक्सेस बन जाएंगे, टोटल डिडक्शंस हो जाएंगी और नेट अर्निंग्स उसकी होगी इज इक्वल टू
टोटल अर्निंग्स जो भी उसकी 40th वीक में टोटल अर्निंग्स बनती थी, ये वाली जिसको मैं यहाँ पे चले मैं रेड में कर देता हूं, ये उसके टोटल अर्निंग्स है। टोटल अर्निंग्स में से ये वाली जो टोटल डिडक्शंस हैं, ये जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास जो है वो नेट अर्निंग्स आ जाएंगी, इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स माइनस टोटल डिडक्शंस। तो ये उसकी नेट अर्निंग्स आ जाएगी, और इसी तरीके से मैं तमाम इंप्लॉइज की कैलकुलेशंस कर लूंगा, तो ये मेरे पास जो है उसकी नेट अर्निंग्स बन जाएगी। ये मैंने नेट अर्निंग्स जो है वो एक एंट्री करने के लिए बनाई हैं, ये मैं आप लोगों को वो अभी एंट्री करके भी सिखाता हूं। अब मैंने इन तमाम को जो है वो टोटल कर लिया, इन सब का मैंने सम कैलकुलेट कर लिया, तो दैट इज 7707, और इसी तरीके से ओवर टाइम प्रीमियम का भी मैंने कैलकुलेट कर लिया टोटल। फिर इसी तरीके से मैंने टोटल अर्निंग्स को भी कैलकुलेट कर लिया, और तमाम कॉलम्स को मैंने टोटल कर लिया। और अब इन टोटल्स को यूज करके मैं एंट्री सिखाने की कोशिश करूंगा कि इनकी एंट्री जो है वो हम अब कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने पेरोल को जो है वो अक्रू करने की या पेरोल को रिकॉर्ड करने की हम एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले जब हम पेरोल को रिकॉर्ड करते हैं तो हम पेरोल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, पेरोल अकाउंट को। अब पेरोल अकाउंट को किस अमाउंट से डेबिट करेंगे, तो ये हमारे पास जो टोटल अर्निंग्स की अमाउंट होती है वीकली, उस अमाउंट के साथ हम पेरोल के अर्निंग्स को डेबिट कर देंगे। तो दैट इज बेसिकली 8080.5। ये वाली जो अमाउंट है हमारे पास, ये जो मैंने ग्रीन में मेंशन की है, ये हमारे पास टोटल पेरोल की अमाउंट बनती है। तो मैं इसको 8080.5 के साथ इसको डेबिट कर दूंगा। अब इसके साथ इनके क्रेडिट्स होने हैं, तो क्रेडिट में करने के लिए मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें से मैंने डिडक्शंस की हैं, वो मैं इसकी क्रेडिट कर दूंगा। सबसे पहले मैंने डिडक्शन की है FICA टैक्स पेएबल, तो ये मैं करूंगा 308। तो मैं लिखूंगा FICA टैक्स पेएबल, पेएबल टैक्स जो है वो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा, तो ये मेरे पास अमाउंट बनती है 308। फिर उसके बाद इनकम टैक्स पेएबल, ये मैं क्रेडिट कर दूंगा, ये मेरे पास अमाउंट बनता है इनकम टैक्स 1750। ये मेरे पास यहाँ पे ये अमाउंट्स दी हुई हैं FICA टैक्स पेएबल की, और ये अमाउंट दी हुई है मेरे पास इनकम टैक्स पेएबल की। और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेजेस पेएबल, वेजेस पेएबल मेरे पास आ जाएंगे जो मेरी नेट अमाउंट है, तो दैट इज बेसिकली 6022.2, 6022.2 जो है ये मेरे पास नेट वेजेस आ जाएंगी। तो ये मेरे पास पहली एंट्री होगी। आप समझ लें कि ये पूरा टेबल जो है वो मैंने ये एंट्री करने के लिए बनाया है। अगर मैं मुझे ये एंट्री करना है तो फिर मुझे ये तमाम टेबल की ये वाली कैलकुलेशन करना पड़ेगी। विदाउट दिस कैलकुलेशन आई कैन नॉट डू दिस एंट्री। ये मुझे एंट्री करने के लिए ये तमाम टेबल बनाना पड़ेगा, इसको इसलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ये है बेसिकली अक्रूड पेरोल की एंट्री। ये जो एंट्री मैं कर रहा हूं, ये अभी जो मैंने यहां पे आपको करके दिखाई है, दिस इज बेसिकली अक्रूड पेरोल एंट्री। ये अक्रूड पेरोल की एंट्री है जो कि मैंने यहां पे आपको करना बताई है। अब उसके बाद है जी पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस की एंट्री हम करने के लिए हम यहाँ पे ये जो वेजेस पेएबल की अमाउंट थी ये वाली, इसको हम डेबिट कर देते हैं। ये मैंने इसको जो है वो कंट्रोल C करके यहाँ पे डेबिट कर दिया वेजेस पेएबल को, और उसके साथ मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया, और कैश की अमाउंट आएगी 6022.22। तो ये वाली अमाउंट जो है वो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ इसकी कैश के साथ। अब ये मैंने क्या किया है, पेमेंट ऑफ वेजेस की एंट्री कर दी है। फिर उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस करने के लिए अब मुझे ये वाली जो इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे मुझे दी हुई है, अब मुझे इसकी कैटेगराइजेशन करनी है कि इसमें से कितने डायरेक्ट हैं, कितने इनडायरेक्ट हैं, और कितने सेल्स के हैं, कितने एडमिन के लोग हैं। तो उस लिहाज से मैं इनकी जो है वो वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वहां पे कर लूंगा। अब सबसे पहले मुझे
पेरोल समरी बनाना पड़ेगी। वो जो अर्निंग समरी होगी उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरे पास कौन कौन से लोग जो है वो किस किस कैटेगरी में आ रहे हैं, और उस लिहाज से मैं उनकी जो है वो वेजेस को उस कैटेगरी में डालता जाऊंगा। अब सबसे पहले आप जरा क्वेश्चन में देखें, जरा गौर करें कि एलन जो है ये प्रेसिडेंट है, तो मीन इसकी जो सैलरी होगी वो हमारी एडमन सैलरीज में जाएगी। डिवाइन जो है ये वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसकी भी जो सैलरी होगी वो एडमन में जाएगी। फेरोली जो है ये सुपरवाइजर प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, इसकी सैलरी इनडायरेक्ट लेबर में जाएगी। जो ओ क्लॉक है ये फैक्ट्री वर्कर है और ये डायरेक्ट लेबर है। इसी तरीके से ये निचले वाले भी डायरेक्ट लेबर हैं, और ये ट्रेबी जो है ये बेसिकली इनडायरेक्ट लेबर है, और जो वेब है ये भी इनडायरेक्ट लेबर है। तो इस लिहाज से हम लोग इस इनकी जो ये कैटेगरीज हैं इसकी बेस के ऊपर इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे, और हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट वेजेस कितने हैं, इनडायरेक्ट वेजेस कितने हैं, और एडमन सैलरीज कितनी हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं अब अपनी शीट के अंदर। मैंने बेसिकली उसी क्वेश्चन की बेस के ऊपर इनको जो है वो कैटेगराइज कर लिया कि ये कौन कौन से एम्प्लॉइज कहाँ पे हैं। ये दोनों एम्प्लॉइज जो हैं जिनको मैंने ये कलर दिया है ये एडमन के स्टाफ है। फेरोली जो है ये चूंकि प्रोडक्शन सुपरवाइजर है तो इसलिए ये इनडायरेक्ट लेबर है। ये जो चार इंप्लॉइज हैं चूंकि ये डायरेक्ट वर्कर्स हैं इसलिए ये डायरेक्ट लेबर है, और ये दोनों जो हैं चूंकि इनडायरेक्ट लेबर है तो इसलिए ये FOH में चार्ज होगा, ये भी इनडायरेक्ट लेबर है। तो मैं यहाँ पे पहले डायरेक्ट लेबर की कैटेगरीज में जो लोग हैं ये उनकी तनख्वाहें मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ये ओक्लॉक, ओरेली और पॉल और सर्डिक जो है ये सारे डायरेक्ट लेबर हैं, तो इसलिए मैंने इनका नाम डायरेक्ट लेबर में लिख दिया, और इनके आगे जो इनकी अर्निंग्स थी, जो टोटल अर्निंग्स थी जो ये यहाँ पे शो हो रही हैं आपको नजर आ रही हैं, ये मैंने यहाँ पे इनको जो है वो ये यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। तो इनका जो टोटल होगा ये मेरे पास टोटल डायरेक्ट लेबर आ जाएगी, मैं इनका टोटल कर लूंगा। ओके, फिर उसके बाद मेरे पास है जी इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर में मेरे पास ये एक है, फिर उसके बाद ये है और ये है, ये तीनों लोग जो हैं वो मेरे पास इनडायरेक्ट लेबर में है। मैंने इनको यहाँ पे कॉपी कर लिया और मैंने इनके साथ नाम के साथ लिखा ये इनडायरेक्ट लेबर। ये इनडायरेक्ट लेबर मैंने इन तीनों का लिख लिया, और इन तीनों की जो फिगर्स थी ये मैंने टोटल जो इनकी अर्निंग्स थी वो वाली फिगर इन तीनों की मैंने यहां से कॉपी कर ली, और मैंने यहाँ पे इसको जो है वो पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे पास बेसिकली इन तीनों की आ गई, और इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा एडमन सैलरीज। एडमन सैलरीज में मेरे पास ये दो इंप्लॉइज हैं जो कि एडमन में काम करते हैं, मैंने इन दोनों को यहाँ पे लिख लिया। और फिर उसके बाद इनकी जो अर्निंग्स थी वो मुझे यहाँ पे गिवन है, ये मैंने दोनों का यहाँ से कॉपी कर लिया इनकी अर्निंग्स को, और मैंने यहाँ पे इसको जो है वो पेस्ट कर दिया। तो ये इनकी अर्निंग्स थी, और मैंने जब इनका भी टोटल किया तो ये मेरे पास एडमन स्टाफ की सैलरीज आ गई। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे रोल हो गई। ये वाला जो मैं काम कर रहा हूं दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे रोल, और ये मुझे काम ये वाली एंट्री करने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला काम मैं अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा तो मैं ये वाली एंट्री नहीं कर पाऊंगा। तो पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं थी। हम लोगों ने खुद से इसकी जो है वो कैटेगरीज को देख के उनकी जो भी जो एम्प्लॉइज की जो क्लासिफिकेशन थी उसको देख के हम लोगों ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बनाई है, और इन तीनों का जो टोटल है वो उसी के बराबर आना चाहिए जो हम लोगों ने ये नीचे कैलकुलेट किया है 8080.5 के मुताबिक। ओके, अब मैं इसकी एंट्री करता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। जो डायरेक्ट लेबर होगी वो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में चले जाएगी, दैट इज 2008.5। फिर उसके बाद जो इनडायरेक्ट लेबर होगी वो FOH अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। इनडायरेक्ट लेबर के साथ वो है 1345 मैंने डेबिट कर दिया। और तीसरी चीज जो है वो है एडमन सैलरीज। एडमिन सैलरीज को मैंने डेबिट कर दिया, और इसकी अमाउंट जो है वो 4727
4727 की अमाउंट के साथ ये डेबिट हो गया। और पेरोल अकाउंट जो मैंने पहली एंट्री में ये वाला जो है, जो मैंने यहां पे पेरोल अकाउंट को जहां पे जो मैंने डेबिट किया था, यही वाला मैं पेरोल अकाउंट जो है वो यहां पे क्रेडिट कर दूंगा, और ये उसकी अमाउंट वही वाली आएगी। इन तीनों को टोटल करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो ये वाली जो एंट्री है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। ये वाली बेसिकली एंट्री करने के लिए हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगी। ये इसकी वर्किंग है जो कि मैं इस एंट्री को करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इस लिहाज से मैं अपनी जो है वो इस टेबल को यूज करते हुए ये तमाम एंट्रीज जो हैं वो, ये 3 एंट्रीज जो हैं वो मैं कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस टेबल। ये मैं पहली एंट्री करूंगा, फिर ये वाली एंट्री जो जाहिर है वो इस एंट्री की बेस के ऊपर ये वाली एंट्री हो जाएगी, और ये वाली एंट्री करने के लिए मुझे ये वर्किंग करना पड़ेगी। इसको मैं कहता हूं पेरोल समरी। ये मेरी पेरोल समरी बनती है जो कि मुझे ये बताती है कि मेरे जो डायरेक्ट वेजेस कितने हैं, मेरे इनडायरेक्ट वेजेस कितने हैं, और मेरी एडमिन सैलरीज कितनी हैं। इन तमाम चीजों को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस तरीके से, इसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है, आप इसको 3 कॉलम इसी तरीके से बना लें, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एडमिन, या इसी तरीके से भी ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एडमिन। और इस लिहाज से आप लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। मकसद इसका ये 3 फिगर्स कैलकुलेट करना होता है ताकि हम ये वाली एंट्री जो है वो कर सकें। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हमारे पास, एक तो हमने ये टेबल बनाना था और जर्नल एंट्रीज करनी थी। पे रोल फॉर द 40th वीक की पे रोल वो हमने रिकॉर्ड कर ली, पेमेंट ऑफ द पे रोल वो भी हमने रिकॉर्ड कर ली, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पे रोल वो भी हमने रिकॉर्ड कर ली। अब आपकी जो आखिरी वाली एंट्री बाकी बचती है वो होती है जी एम्प्लॉयर के टैक्सेस की। एम्प्लॉयर के जो टैक्सेस होते हैं उनको भी हम लोग जो है वो चार्ज करते हैं, और उनकी जो एंट्री होती है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि वो किस तरीके से हम लोग जो है वो इसको यूज करते हैं। ये बेसिकली डी एंट्री है। डी एंट्री में हमें पूछा गया है एम्प्लॉयर पे रोल टैक्स लाइबिलिटी। एम्प्लॉयर के जो पे रोल टैक्स हैं उनकी लाइबिलिटी को हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है, और एम्प्लॉयर टैक्सेस की लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगी। वो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा इसी टेबल में से जो हमारी कैलकुलेशन निकलेंगी। एम्प्लॉयर टैक्स लाइबिलिटी, एम्प्लॉयर टैक्स लाइबिलिटी को हम लोग जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले जो हम करते क्या हैं कि हमें क्या चाहिए कि कितने इंप्लॉइज जो हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो कौन कौन से लोग हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो हैं डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट, ये दोनों फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं। इनके ऊपर जो टैक्सेस बनेंगे वो हमारे जाएंगे एफओएच को चार्ज होंगे, और जो एडमन के लोग हैं उनके जो टैक्सेस होंगे वो एडमन के एक्सपेंसेस को चार्ज होंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले एफओएच अकाउंट डेबिट, और इसके आगे मैं लिख दूंगा एम्प्लॉयर टैक्स। ये एम्प्लॉयर टैक्सेस हैं जो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। फिर उसके बाद है जी एडमन एक्सपेंसेस, आगे लिख देता हूं एम्प्लॉयर टैक्स। ये बेसिकली दो एक्सपेंसेस को चार्ज होगा, एडमन एक्सपेंस एम्प्लॉयर टैक्स और एफओएच अकाउंट एम्प्लॉयर टैक्स। ये दोनों भी हो सकते हैं, आप कोई भी हेड यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इनको लिख सकते हैं। तो इन तमाम की जो तनख्वाहें थी वो ऑलरेडी 8000 से एक्सीड कर चुकी हुई हैं, तो इसलिए इनके ऊपर तो वो वाले 4% और 1% टैक्स नहीं लगेंगे। सिर्फ किन के ऊपर लगेंगे, ये जो दो नीचे एम्प्लॉइज लिखे हुए हैं, सिर्फ इनके ऊपर टैक्स का इतलाक होगा। अब इसके ऊपर कितनी अमाउंट के ऊपर होगा, इसने 322.5 कमाए हैं, लेकिन इसकी जो 8000 होने में सिर्फ 200 की अमाउंट चाहिए, तो सिर्फ इसके 200 रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा, बाकी के ऊपर अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस लिहाज से फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स और स्टेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है वो हम लोग सिर्फ इन दोनों की कैलकुलेशंस करेंगे। अब आप जरा गौर करें कि इसकी जो ये इनकी अर्निंग्स जो है वो ये बन रही है, और इनकी टू डेट जो अर्निंग्स बन रही थी वो ये हमने लिखी हुई हैं। अब इसकी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितनी बनेगी,
इसकी टैक्सेबल अमाउंट बनेगी 200, बिकॉज इसके 8000 के बाद टैक्स खत्म हो जाएगा। तो 8000 पहुंचने तक सिर्फ 200 की अमाउंट है जो इसके ऊपर वो टैक्स लगेगा। और ये वाली जो अमाउंट है इसके लिए तो अभी तकरीबन 3400 चाहिए। तो ये 3400 अभी इसकी गुंजाइश है, तो इसलिए इसकी फुल अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा 322.5 के ऊपर। इस लिहाज से हम लोग इन दोनों की जो टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेंगे। अब ये फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है वो लगेगा, और यहाँ पे SUTA ये स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स लगेगा। यहाँ पे इसका जो है वो फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है FUTA है 1%, और ये जो है बेसिकली है जी 4%। इनकी कैलकुलेशन मैं कर लेता हूं। इसका लगेगा इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 1%, और इसका भी आ जाएगा, और ये लगेगा इसका इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 4%। ये इसका 4% आ गया। इन दोनों अमाउंट्स का मैंने 4% कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो दोनों की अमाउंट आ जाएगी इसको मैं प्लस कर लूंगा, तो ये मेरे पास आ गया ये वाला टैक्स, और ये वाले दोनों की अमाउंट आ जाएगी, इसको भी मैं प्लस कर लूंगा, ये वाला का दोनों का ये वाला टैक्स। और यहाँ पे मैंने FICA टैक्स था 300 एंड यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था 308, तो ये आ जाएगा जी 308। और ये जो टोटल टैक्सेस बनेंगे इन तीनों को मैं प्लस कर लूंगा, तो ये टोटल टैक्सेस बनेंगे 334.125। अब इनमें से जो FICA टैक्स जो है वो सिर्फ इन दो लोगों का वो हम चार्ज करेंगे एडमन सैलरीज को, दैट इज द 40 अमाउंट। वो 40 की अमाउंट जो है वो हम एडमन सैलरीज को चार्ज कर देंगे, और बाकी जितने भी टैक्सेस बनेंगे वो हम लोग जो है वो उसको FOH को चार्ज कर देंगे। और यहाँ पे आप क्रेडिट करेंगे सबसे पहले FICA टैक्स पेएबल। FICA टैक्स पेएबल बनता है 308। फिर उसके बाद बनता है नंबर 2 इज FUTA टैक्स पेएबल, और फिर उसके बाद बनता है SUTA टैक्स पेएबल 5.225, और SUTA बनता है 20.9। हम लोगों ने क्या करना है, जो एम्प्लॉयर के टैक्सेस होते हैं उनकी लाइबिलिटी बना के हम क्रेडिट कर देते हैं। ये सिंपली ये समझ लें कि FICA टैक्स 8% है, वो हमने ऑलरेडी चूंकि कैलकुलेशन की है ऊपर, तो ये वही ही कैलकुलेशन यहाँ पे भी यूज होगी इस एंट्री को करते हुए भी। ये जो मैंने अभी येलो की है, या मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, ये वाली जो कलर में है, तो यही वाली कैलकुलेशन जो है वो हमने यहाँ पे यूज की है, तो दैट इज 308। ये वाला जो टैक्स है ये बनता है सिर्फ उन एम्प्लॉइज के ऊपर जिनकी तनख्वाह 8000 से कम है, और या 8000 तक पहुंचने में जितने पैसे उन्होंने कमाने हैं उसके ऊपर है। तो ये दो एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 8000 से अभी कम है, और उनके इस एम्प्लॉय को 8000 के लिए सिर्फ 200 रुपए चाहिए, तो उसके सिर्फ 200 पे टैक्स लगेगा। इस एम्प्लॉय के लिए बेसिकली 322.5 की फिगर जो है ये बनती है, जो इसकी जो अर्निंग्स है इस दफा की इस पीरियड के अंदर। तो इसके लिए इसकी फुल जो है अमाउंट वो टैक्सेबल हो जाएगी फॉर दीज टू टैक्सेस। तो चूंकि इनकी 88,000 की लिमिट होती है, तो इसलिए इनके 8000 तक की अमाउंट के ऊपर लगेगा, उसके बाद वाली अमाउंट पे नहीं लगेगा। तो इसलिए इसकी सिर्फ 200 की अमाउंट है जिसके ऊपर लगेगा, और इसकी फुल अमाउंट के ऊपर लगेगा। इसका जो 1% बनता है वो 2 बनता है, और इसका 1% 4% 8 बनता है, इसका 1% 3.225 बनता है, और इसका 4% जो है वो 12.9 बनता है। इसका ये वाला टैक्स टोटल बनता है 5.225, और ये वाला टैक्स बनता है 2.9। तो इस लिहाज से हम लोगों ने इन दोनों अमाउंट्स को क्रेडिट कर दिया। ये तो हम लोगों ने इनकी क्रेडिट्स की अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें से जो FICA टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ उन दो एम्प्लॉइज का जो है वो आप समझ लें कि एडमन को जाएगा, बाकी सब का जो है वो FOH को चला जाएगा। बाकी जितने भी टैक्सेस हैं वो FOH को चले जाएंगे।
और ये वाले जो 2 टैक्सेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसको जाएंगे, एडमन को जाएंगे। तो एडमन के जो टैक्सेस हैं वो सिर्फ यही 2 बनते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 40 एडमन को डाल दिया और बाकी इनकी टोटल अमाउंट में से 40 माइनस करके इसका जो अमाउंट है डेबिट में 294.125 ये हम लोगों ने डेबिट कर दिया। इस तरीके से हम लोग एम्प्लॉयर के टैक्सेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसकी एंट्री कर सकते हैं। सिंपली आप क्या करें, इनके क्रेडिट्स को लिख लें और उसमें से जो 40 जो है वो एम्प्लॉयर का FICA टैक्स जो है वो एडमन एम्प्लॉइज का वो 40 बनता है, सिर्फ 2 लोग चूंकि एम्प्लॉइज हैं उन्हीं का ही टैक्स उधर जाएगा, तो इसलिए वो 40 को आप डेबिट कर दें और इनकी टोटल क्रेडिट्स में से 40 माइनस करके बाकी तमाम टैक्सेस जो हैं वो FOH को चार्ज हो जाएंगे, तो वो आप FOH को डेबिट कर दें। इस लिहाज से आप इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली एंट्री जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और प्लस इसके अलावा जो है वो एक इंश्योरेंस की एंट्री है। Companies carries a disability insurance policy for the employee at the cost of 15 per week for each employee. Generalize the employer's cost of insurance premium for the week, और employer की जो इंश्योरेंस प्रीमियम कॉस्ट है वो भी आप जो है वो फॉर द वीक रिकॉर्ड करें। तो वो जितने भी इंप्लॉइज होंगे उनको 15 पर वीक वो इंश्योरेंस पे करता है, तो उसके 9 इंप्लॉइज हैं तो 15 पर वीक जो है वो इंश्योरेंस एक्सपेंस जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस एक्सपेंस भी 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक FOH में चला जाएगा और एक एडमन एक्सपेंसेस में जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे FOH अकाउंट और आगे ब्रैकेट में लिखते इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस है, और यहाँ पे आप लिखेंगे एडमन एक्सपेंस और आगे इंश्योरेंस, और यहाँ पे आप लिख दें जी क्रेडिट में इंश्योरेंस पेएबल। अब इन दोनों के कितनी अमाउंट्स बनेगी ये मैं आपको बता देता हूं। 9 में से 7 इंप्लॉइज जो हैं वो फैक्ट्री में हैं, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे अमाउंट में इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 15 पर ये 105 इधर आ जाएगा। अब 2 इंप्लॉइज जो हैं वो हैं एडमन में, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 15 ये इधर आ जाएगा, और इंश्योरेंस पेएबल इन दोनों का जो है वो टोटल बन जाएगा 135, ये इंश्योरेंस पेएबल आ जाएगा। तो ये आखिरी वाली नंबर 3 जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट नंबर 3 है ये उसकी एंट्री बनती है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी।